आज हम राष्ट्र संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 में ऑस्ट्रिया के युवराज फर्डिनेंड की हत्या के कारण हुआ, किंतु ये कोई आकस्मिक बात नहीं थी। इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही बन चुकी थी और इस विश्व युद्ध का अंत 11 नवंबर 1918 को हुआ। इस युद्ध के बाद में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन द्वारा 14 सूत्र घोषित किए गए थे, लेकिन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांसीसी प्रधानमंत्री क्लेमेंसो तथा इटली के ओरलैंडो के दबाव में पराजित राष्ट्रों को प्रतिशोध की भावना से नहीं बचाया जा सका और 28 जून 1919 को जर्मनी को वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अन्य राष्ट्रों के साथ भी इसी प्रकार की संधियां की गई। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल राष्ट्रों को दो भागों में बांटा गया। एक मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और इनके साथ लड़ने वाले, तथा दूसरा पक्ष धुरी राष्ट्र था जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की तथा बल्गेरिया था। विल्सन ने जो 14 सूत्र दिए थे, उन 14 सूत्र में से जो अंतिम सूत्र था उसमें राष्ट्र संघ की भी बात की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और इस विनाश को आगे रोकने के लिए जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो विल्सन के जो 14 सूत्र थे उसमें जो अंतिम सूत्र था उसमें राष्ट्र संघ की स्थापना की भी बात थी। पेरिस शांति सम्मेलन में इसका प्रारूप तैयार करने के लिए विल्सन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और समिति ने सर्वसम्मति से 28 अप्रैल 1919 को इसे स्वीकार कर लिया गया और इसे वर्साय की संधि में जोड़ दिया गया। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। इसका कार्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में रखा गया। इस प्रकार जो विल्सन के 14 सूत्र थे उसमें अंतिम जो सूत्र था उसमें राष्ट्र संघ की योजना थी और विल्सन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसके उपरांत 10 जनवरी 1920 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा नगर में इसका कार्यालय खोल दिया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य क्या थे? राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्यों में सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, यानी विभिन्न देशों के बीच में सहयोग पैदा करना। जो दूसरी बात है वो है विश्व में शांति तथा सुरक्षा की स्थापना करना। तीसरा, जितने भी विवाद हैं उनका शांतिपूर्वक हल निकालना, यानी युद्ध को रोकना। निशस्त्रीकरण, यानी दुनिया के देशों में जो शस्त्र बनाने की होड़ है उसको रोकना। और पेरिस में जो भी शांति संधियां नहीं हैं उन सभी संधियों का पालन विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा करवाना, ये इस राष्ट्र संघ के उद्देश्य थे। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 16 देश इसके प्रारंभिक सदस्य थे और राष्ट्र संघ की जो साधारण सभा थी वो 2/3 बहुमत से किसी भी देश को सदस्यता प्रदान कर सकती थी। परिषद सर्वसम्मति से किसी भी देश को इसकी सदस्यता से वंचित कर सकती थी और सदस्यता त्यागने के लिए 2 वर्ष पूर्व कोई भी राष्ट्र अगर स्वयं सदस्यता त्यागना चाहता तो उसे 2 वर्ष पूर्व सूचित करना आवश्यक था। शुरुआत में ही रूस तथा जर्मनी इसके सदस्य नहीं थे। अमेरिका ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। कहने का अर्थ है महाशक्ति जितनी भी थी उनका सहयोग इसको प्राप्त नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 3 भाग थे। जो पहला भाग है वो है साधारण सभा। साधारण सभा ये राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग था। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के 3 प्रतिनिधि थे, लेकिन मत देने का अधिकार सिर्फ एक था। निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे और वर्ष में इसका एक बार अधिवेशन होता था। साधारण सभा नए सदस्य बनाती थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट इसी के द्वारा पारित होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी साधारण सभा के द्वारा किया जाता था। दूसरा जो प्रमुख अंग था राष्ट्र संघ का वो था परिषद। ये कार्यकारी अंग था। इसके वर्ष में 3 अधिवेशन होते थे
इसमें 5 स्थायी सदस्य थे और अस्थायी सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 4 थी, बाद में 11 कर दी गई। परिषद को राष्ट्र संघ का आदेश न मानने पर संबंधित देश की सदस्यता समाप्त करने का अधिकार था, यानी साधारण सभा सदस्य बनाती थी जबकि परिषद उसकी सदस्यता निरस्त कर सकती थी। अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद थे उनका समाधान भी परिषद द्वारा किया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर परिषद आर्थिक प्रतिबंध, सैनिक कार्रवाई का निर्णय भी ले सकती थी और मैंडेट व्यवस्था में संबंधित देशों की शासन संबंधी रिपोर्ट इसके समक्ष प्रस्तुत करनी होती थी। सचिवालय, इसका अध्यक्ष महासचिव होता था और इसकी नियुक्ति परिषद द्वारा होती थी। इसमें 750 कर्मचारी थे। ये परिषद तथा साधारण सभा की बैठकों की विशेष सूची तैयार करना और जितने भी कार्य होते थे वो सभी कार्य इसके द्वारा संपादित किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्र संघ द्वारा 30 जनवरी 1922 में हेग के अंदर इस न्यायालय की स्थापना की गई। प्रारंभ में इसके 11 सदस्य न्यायाधीश होते थे, बाद में बढ़ाकर इनकी संख्या 15 कर दी गई। ये न्यायालय जितनी भी संधियाँ होती थी विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, उनकी व्याख्या, अगर विवाद हो जाए तो उन पर निर्णय और आवश्यकता पड़ने पर इन विवादों के संबंध में परिषद और साधारण सभा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग थे, उनसे परामर्श भी लेती थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ, इसका कार्यालय जेनेवा में थे। विश्व के मजदूरों के कल्याण हेतु प्रयास करना इसका कर्तव्य था और इसके भी 3 भाग थे। राष्ट्र संघ की सफलताएं। राष्ट्र संघ की सफलताओं में सबसे पहला आता है मैंडेट अथवा संरक्षण व्यवस्था। पेरिस शांति सम्मेलन में यह तय किया गया कि धुरी राष्ट्र जो थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, इनके अधीन जितने भी प्रदेश थे उन प्रदेशों को इनसे ले लिया गया और लेकर जो मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस, इंग्लैंड, इनको, बेल्जियम, जापान आदि देशों को वो प्रदेश दे दिए गए और उनका संरक्षण उनको दे दिया गया कि आप यहाँ पर शासन का संचालन करेंगे और इस शासन के संचालन की जो देख रेख है वो राष्ट्र संघ के जो परिषद था अंग, उसके द्वारा देखा जाता था। राष्ट्र संघ इस पर विचार के पश्चात आवश्यक जो निर्देश थे वो भी देता था। राजनीतिक उपलब्धियाँ, राष्ट्र संघ ने छोटे देशों के जितने विवाद हुए उनको हल करने में सफलता प्राप्त की। जैसे आलैंड द्वीप विवाद है, अल्बानिया सीमा विवाद है, मेमल समस्या है, बल्गेरिया यूनान सीमा विवाद है, अपर साइलेशिया सीमा विवाद है, इनको इन्होंने हल किया। तीसरी जो उपलब्धि है वो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आती है। इन्होंने जितने भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संकटग्रस्त देश थे उनकी आर्थिक स्थिति में सहयोग प्रदान किया, वित्तीय सहायता दी, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र में कार्य किया, विभिन्न देशों में स्मारक, कलाकृतियों की सुरक्षा, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के क्षेत्र में नियमों का निर्माण किया, दास प्रथा, नारी बाल कल्याण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। इसके अलावा जो भी युद्धबंदी थे तथा शरणार्थी थे उनके पुनर्वास के लिए भी राष्ट्र संघ के द्वारा कार्य किया गया। तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में राष्ट्र संघ का जो योगदान है वो उल्लेखनीय रहा है। राष्ट्र संघ की असफलताएं। राष्ट्र संघ ने मैंडेट व्यवस्था के तहत, इसके अलावा विभिन्न छोटे राष्ट्रों के विवादों में और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन जो भी बड़े या शक्तिशाली देशों के विवाद थे उनको ये हल नहीं कर पाया। उसका कारण ये था कि राष्ट्र संघ को बड़े राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त नहीं था। इसी कारण इन देशों के विवादों को ये सफलता से हल नहीं कर पाए और ये इनकी असफलता रही, जिसमें मुख्य ये है कि विभिन्न देशों ने शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया, जिसमें जर्मनी है जिसने रायलैंड के सैन्यकरण, शस्त्रीकरण तथा ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। इसी प्रकार इटली ने अबिसीनिया को अपने अधिकार में कर लिया, लेकिन राष्ट्र संघ इन मामलों में कुछ भी नहीं कर पाया। इससे ये साबित हो गया कि राष्ट्र संघ
जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं उनके मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा और उसे इन विवादों को हल करने में सफलता नहीं प्राप्त हुई, जिससे इसका पतन भी तय हो गया। इसकी असफलता के क्या कारण थे कि राष्ट्रसंघ असफल रहा? उसके कारणों में सबसे पहला ये आता है कि राष्ट्रसंघ को सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेने होते थे और सर्वसम्मति से निर्णय बहुत ही कठिनाई से लिए जा सकते हैं। राष्ट्रसंघ के संविधान में युद्ध का पूर्ण निषेध नहीं था, रक्षात्मक युद्ध को भी वैध माना गया था और आक्रमणकारी राज्यों ने इसी की आड़ में अन्य राष्ट्रों के ऊपर आक्रमण किए कि हम तो रक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं, उनको अधिकार में लेने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रसंघ के पास कोई अपनी सेना नहीं थी, यानी अंतर्राष्ट्रीय सेना का अभाव था। राष्ट्रसंघ स्वयं वर्साई की संधि का अंग था, जो कि एक प्रतिशोधात्मक संधि थी और इसके कारण ये भी एक तरह से बदनाम संगठन था कि जो प्रतिशोध के लिए एक संधि की गई उसी का अंग होने के कारण इसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। जो धुरी राष्ट्र थे वो शुरू से ही इसके खिलाफ थे और जब भी मौका आया जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, इन्होंने राष्ट्रसंघ की बात मानने से इनकार कर दिया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, इसी समय 1930 के अंदर आर्थिक मंदी आ गई। इससे भी विभिन्न राष्ट्र अपने स्वार्थों के लिए कार्य करने लग गए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को उन्होंने त्याग दिया। राष्ट्रसंघ ने निशस्त्रीकरण की बात की थी, लेकिन उसमें इसे सफलता नहीं मिली। जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन व अन्य राष्ट्रों ने अपने शस्त्र बढ़ाने जारी रखे और शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया। जो सबसे मुख्य असफलता का कारण है वो है अमेरिका का असहयोग। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्रों का अंतिम सूत्र राष्ट्रसंघ था, लेकिन अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं बना और अमेरिका का इसके साथ असहयोग रहा। बाद में जर्मनी, इटली तथा जापान ने भी इसकी सदस्यता का परित्याग कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रसंघ को शक्तिशाली देशों का सहयोग नहीं मिलना इसकी असफलता का प्रमुख कारण रहा है। अधिनायकवाद का उदय, इसी दौरान विभिन्न राष्ट्रों में जैसे जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी, जापान, स्पेन में फ्रैंको आदि अधिनायक यानी तानाशाही प्रवृत्ति के शासक आ गए, जिसके कारण भी संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल रहा। असफलताओं के बावजूद राष्ट्रसंघ विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में प्रथम प्रयोग था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ विश्व में शांति स्थापित करने के लिए दुनिया का पहला प्रयोग था। तो असफलता के बाद भी राष्ट्रसंघ जो बनाया गया वो दुनिया की शांति के अंदर उसका बड़ा योगदान था। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बनने में या उसकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रसंघ के अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान था। इस प्रकार 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया तो राष्ट्रसंघ पूरी तरह से खत्म हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में फिर से दुनिया के जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो नेता थे, उनको विश्व में शांति स्थापना के लिए फिर से एक ऐसे ही संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और 1945 में इस प्रकार का एक संगठन बना जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ था। तो इस प्रकार 10 जनवरी 1919 को जो संगठन बना, 10 जनवरी 1920 को जो राष्ट्रसंघ बना, वो द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते कमज़ोर पड़ गया। धन्यवाद।